वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द क्लास ऑफ केमिस्ट्री। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को याद है क्या कराया था? मेटलर्जी। 7 लेक्चर्स ऑलरेडी ले लिए मेटलर्जी पे। बहुत इजी वाला टॉपिक था। मैंने आपको कॉपर का असाइनमेंट दिया था। हम सर आप लोगों ने अच्छे से असाइनमेंट क्लियर किया होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी जो मेटलर्जी चैप्टर था वो भी प्योर इनऑर्गेनिक का चैप्टर था। उसके बाद 7 चैप्टर पी ब्लॉक वो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। डीएनएफ ब्लॉक वो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है बच्चों। अब जो 9th नंबर आया ना, इससे आप बताओ तो मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर भी बताया जाता है। क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री, इसका नाम दे सकते हो। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। बहुत ही अच्छा चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम जेई पॉइंट ऑफ व्यू, नीट पॉइंट ऑफ व्यू। अभी आप लोग जो डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हो ना, उसके बेसिस से मतलब वहां से सब बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें निकाल के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाया जाता है। आज का सेशन 0 सेशन होगा। मतलब यहाँ पे हम लोग आज पढ़ाई करेंगे कि कौन सी चीजें हमें पढ़ना है एंड थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन भी स्टार्ट कर देंगे। ऑलराइट, चलो शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पहले के टाइम में इसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोला जाता था। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, क्या इंपॉर्टेंट है इसका? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर आप बताओ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये मॉडर्न वर्ड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एंड जनरली वर्ड क्या था पहले के टाइम में? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। पहले के टाइम में सब बच्चे, सब स्टूडेंट्स, सब टीचर, सब साइंटिस्ट, सब लोग क्या बोलते थे इसे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री। अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का केमिस्ट्री हो गया। ओके, सबसे पहले वर्ड समझो, उसका मीनिंग समझो, उसका यूज समझो। ओके, ये मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। ये मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है बच्चों, तो ये चीज ध्यान रखना। ओके, मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहां पे यूज होता है? तो सबसे पहले इसका यूज तो देखना पड़ेगा ना। चलो टेक्स्ट बुक के एग्जांपल की बात करते हैं। सबसे पहले क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है बच्चों, वो मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। देखियो क्लोरोफिल को, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है ना। कैसे देखे होगे? ग्रीन लीफ देखे हो ना, तो उसका जो ग्रीन कलर होता है, आप जितने भी वेजिटेबल्स देखते हो उनके जितने भी ग्रीन कलर्स है ना, वो होता है क्लोरोफिल की वजह से। एंड क्लोरोफिल मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक बेसिक एग्जांपल है। गया दिमाग में बात? दिमाग में गया बात? समझ में आया? क्लोरोफिल मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। मतलब आप जो हरी पत्ती का ग्रीन कलर देखते हो, वो ग्रीन कलर कौन देता है उसे? वो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है क्लोरोफिल। एंड क्लोरोफिल को ग्रीन कलर मिलता है मैग्नीशियम के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से। कितनी अच्छी बात है। देखो, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करेंगे, हेमोग्लोबिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन बॉडीज के लिए, सही है ना? हमारे लिए हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। हीमोग्लोबिन जो होता है बच्चों, वो होता है आयरन का Fe का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ध्यान रखना, कई बार डायरेक्टली एमसीक्यू पूछे जाते हैं यहां से। हीमोग्लोबिन फेरस का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। मतलब अगर आप कई बार ऐसे सुने होंगे ना कि आयरन की टेबलेट लेने से हेमोग्लोबिन बढ़ता है, ब्लड बढ़ता है। ये ब्लड कुछ नहीं बढ़ता, हेमोग्लोबिन बढ़ता है जो ऑक्सीजन कैरियर होता है। ओके, जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। कई बार कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको चीज बताना चाहूंगा जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर साइंस स्टूडेंट्स। अगर ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन कुछ रिएक्शन लगाए ना, तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कुछ रिएक्शन लगाए तो वो बनाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो 300 गुना ज्यादा स्टेबल है ऑक्सी हीमोग्लोबिन से।
इसी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड डायरेक्टली इनहेल कर दिया या कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली इनहेल कर दिया सर्टेन ppm से अबाव के कॉन्सेंट्रेशन पे, तो डेथ भी पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बॉडी के लिए डेंजरस है पर उसका स्टेबिलिटी ऑक्सी हीमोग्लोबिन से 300 गुना ज्यादा होता है। ओके, तो ये देखो, ये सारी चीजें आप जो सुन रहे हो ना, उसका केमिस्ट्री उसे बोला जाता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का केमिस्ट्री। हीमोग्लोबिन क्या होता है? आयरन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ओके, तीसरा एग्जाम्पल, सबसे इंपोर्टेंट विटामिन B12 की बात करेंगे। इसका नाम आप सब लोगों को मालूम होगा, आर्टिफिशियल इसे बोला जाता है साइनोकोबाल अमाइन। क्या बोला जाता है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसका आर्टिफिशियल नेम जो होता है B12 का सबसे बेस्ट सोर्स होता है ऑल नॉन वेजिटेरियंस। क्लियर? ऑल नॉन वेज फूड्स आर द बेस्ट सोर्स फॉर द विटामिन B12। क्लियर? अब अगर आप B12 नॉन वेज फूड से नहीं ले रहे हो ना, तो आपको उसे सप्लीमेंट्री बाहर से लेना पड़ेगा। अगर आप कोई भी मल्टीविटामिन का बॉटल ले लिया एंड उसके पीछे उसका इंग्रेडिएंट पढ़ा ना, तो B12 उसके ब्रैकेट में उसको कोबालामाइन या फिर साइनोकोबालामाइन लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब B12 जो है वो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। ये तीन चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली एनसीईआरटी में दी गई है, उसके पैराग्राफ में दी गई है, तो यहां से डायरेक्ट इंफॉर्मेटिव एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। ओके, तीन चीज क्लियर हो गई। क्लोरोफिल मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, हाइमोग्लोबिन फेरस का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, विटामिन B12 कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। ओके, अब बात आती है इसको स्टडी क्यों करना है इसमें, व्हाई वी हैव टू स्टडी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्या जरूरत है भैया? ये पूछा जाएगा जेई में, पूछा जाएगा नीट में, उससे ज्यादा इसका क्या इंपॉर्टेंस? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आप बात करो मेडिकल साइंस में बात करो तो सिस्प्लेटिनम इज यूज्ड टू क्योर द कैंसर। सही है, मतलब बहुत सारी मेडिसिन वैसी है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बनी हुई है। बहुत सारी मेडिसिन जो मेडिकल के क्षेत्र में चल रहा है ना, उसमें बहुत ज्यादा इसका हाथ है। ऑलराइट, सेकंड होता है मेटलर्जी में। कैसे? मेटलर्जी में इसका सेकंड यूज होता है, वो भी सबसे ज्यादा। आप एक प्रोसेस पढ़े थे, मैंने आपको पढ़ाया था मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस, याद है प्रोसेस का नाम? जहां पे हम गोल्ड का लीचिंग करते थे, उसका रिएक्शन साइनाइड के साथ करवा के, तो उसमें मैंने बताया था कि ये बना बच्चों एक कॉम्प्लेक्स। दूसरा याद करो, दूसरा कॉम्प्लेक्स कहां बनाया था? पहला कॉम्प्लेक्स यहां बनाया था, दूसरा कॉम्प्लेक्स हमने बनाया था बच्चों फ्रोथ फ्लोटेशन के वक्त। जब फ्रोथ फ्लोटेशन करवाया तो उसमें लास्ट में एक वर्ड था कि एड डिप्रेशन, सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड एज ए डिप्रेशन यूज करो। कब? जब आपकी ओर में जिंक सल्फाइड या लेड सल्फाइड हो, तो उस केस में जिंक जो है वो क्या करेगा? जिंक साइनाइड के साथ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा। मैंने बताया था ये चीज, आपको नहीं याद तो एक बार मेटलर्जी का फ्लोटेशन वाला सेशन देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, मेडिकल में बहुत यूज है, मेटलर्जी में बहुत यूज है, कई बार इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी इसका यूज किया जाता है। ऑलराइट, तो देखो इसके डिफरेंट यूजेस के बारे में चैप्टर कंप्लीट होते वक्त हम डिस्कस करने वाले थे, पर मैंने बताया कि ये जो कंसेप्ट है, ये जो चैप्टर है, ये कई जगह पे आपको यूजफुल होने वाला है। ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों ऑफिशियली आवर चैप्टर। ये हमारा जो इंट्रोडक्शन था, जो बुक में दिया गया इंट्रोडक्शन, वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ओके, अब मैं थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने जाऊंगा, जिसे आपको ध्यान रखना है। जनरली होता है, देखो केमिस्ट्री में कोई चीज आप ट्रेंड्स नहीं बता पाओगे, क्योंकि ट्रेंड्स इसे बोला जाएगा ना जिसके बेसिस पर से कुछ प्रिडिक्ट किया जा सके, पर केमिस्ट्री में तो ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे कोई भी चीज 100% प्रिडिक्ट की जा सके। वहां पर कुछ ना कुछ आपको एक्सेप्शन मिलते रहेंगे। ओके, अब हम बात कर रहे हैं जनरल ट्रेंड की। तो जनरली जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, जनरली जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना, वो अच्छे खासे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देते हैं। ध्यान रखिए, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, जिंक, सही है, ये हो गया हमारा सबसे पहला वाला।
उस ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, वो बहुत आसान तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से क्या बना पाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बना पाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या आएगा ना, ऐसा क्यों, व्हाई? बिकॉज आप पढ़े हो यार, ट्रांजिशन मेटल एटम की बात जब आती है ना, स्कैंडियम की बात आ गई, तो इसकी दो वेराइटीज है, डी ब्लॉक एलिमेंट की दो वेराइटीज है जो उसे सबसे अलग बनाती है। सबसे पहली वेराइटी इन लोगों की कि इन लोगों के पास एक से ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है। अब देखो मैंगनीज में तो +7 तक चला जाता है, देखिए हो ना ऑक्सीडेशन नंबर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वाई डी ब्लॉक ओनली, वाई। फिर देखो कोई भी चीज है ना केमिस्ट्री में, कभी प्योर ट्रेंड नहीं होती, पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट ज्यादा देखने को मिलेंगे। यहां पर भी देख लो, ये पहला जाने दो यार, फेरस एंड कोबाल्ट को देखो डी ब्लॉक से। सो क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट? क्योंकि इनके पास वैरायटी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट अवेलेबल। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनके पास ये ट्रांजिशन मेटल ही क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल एम्प्टी होती है, एंड इसके पास डी ऑर्बिटल एम्प्टी होती है। तो यहां से शुरू होता है एक नया कंसेप्ट। क्यों डी ब्लॉक? क्योंकि इनके पास वैरायटी वाली ऑक्सीडेशन नंबर होती है। दूसरा, अभी याद रखो, बाद में काम आएगा, मैं बताऊंगा, कोई भी चीज फोकट में नहीं समझा रहा हूं, तो पूरा कंसेप्ट को फोकस करो बच्चों बहुत अच्छे से। पहला, वैरायटी वाला ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा क्या आया इसके पास? दूसरा आया एम्प्टी या अनकंप्लीटेड डी ऑर्बिटल। ओके, ये चीज ध्यान रखना। मतलब कि यहां पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक चीज क्लियर है कि सर जब से लेक्चर स्टार्ट किया आप कुछ ना कुछ बता रहे हो, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में एक चीज होगी, मेटल आयन या फिर मेटल एटम। ओके, मेटल होगा, ये चीज क्लियर है। तो दूसरा कौन होगा? यहां पे आपने एम्प्टी की बात की, मतलब अब जो दूसरा आएगा ना, वो पूरा लोन पेयर लेके आएगा। वो क्या लेके आएगा? पूरा लोन पेयर लेके आएगा। जैसे कि यहां पे एग्जांपल लो, साइनाइड Cn- का। ओके, तो जब साइनाइड खुद का इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आए एंड मेटल एटम को जाके पूरा पेयर डोनेट कर दे, ये चीज आप पढ़े थे 11वीं में, याद है ना? मेटल एटम के पास क्या है? एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। अब जो नया कंपाउंड बाहर से आ रहा है, नया एलिमेंट जो बाहर से आ रहा है, उसके पास क्या होगा? एक्स्ट्रा लोन पेयर। उसके पास क्या होगा? एक्स्ट्रा लोन पेयर। जैसे कि अगर एग्जांपल ले लिया जाए H2 वाला, तो इसके पास 2 लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर वो लेके आया एंड इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में जाके उसने रखा। तो इस टाइप के बॉन्डिंग को बच्चों क्या बोला जाता है? डेटिव बॉन्डिंग, या फिर आप इसे बता पाओगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग। सो ये बेस है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये बेस है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। दिमाग में जा रहा है? होगा क्या? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैसे बनेंगे? कुछ मेटल एटम होगा, कोई आएगा जिसके पास शायद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर लोन पेयर होगा, वो आके पैर रखेगा, बात खत्म, कंपाउंड बनेगा एक अच्छा खासा डेटिव बॉन्डिंग से एक अच्छा खासा कंपाउंड बनेगा, उसे ही क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अभी तो आपको इतना समझ में आ गया ना कि क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर कुछ भी होगा ऐसा मान लीजिए, पर बीच में कौन होगा? मैग्नीशियम। हाइमोग्लोबिन का कुछ भी स्ट्रक्चर ले लो, पर बीच में क्या होगा? सेंट्रल मेटल एटम में कौन होगा? फेरस। विटामिन B12 में कुछ भी स्ट्रक्चर ले लो, हमें नहीं मालूम कौन पैर डोनेट करने आ रहा है, पर एक चीज क्लियर है, यहाँ पे जो भी डोनेट करने आ रहा होगा, पर बीच में कौन है? कोबाल्ट की एम्प्टी में कुछ बात चल रही होगी। अब कई बार होता क्या है, भूत है ना बच्चों, घोस्ट 2 तरीके के होते हैं, एक जो हम लोग बनाते हैं, दूसरे जो रियल में होते हैं। दिमाग में जा रहा है? अब हम लोगों ने जो घोस्ट बनाए एंड रियल में जो घोस्ट है उसमें भी डिफरेंस होगा। रियल वाले घोस्ट बता के नहीं आएंगे कि मैं आ रहा हूं भैया, सही है। अब जो आपने बनाए, जो पिक्चर ने बनाए, जो डायरेक्टर ने बनाए,
वो तो भाई टाइम फिक्स होगा भाई 3 बजे भूत आने वाला है। क्यों बताया ये चीज, अब उसके बारे में डिस्कस करना है। केमिस्ट्री में भी कई बार बच्चे धोखा खा जाते हैं, केमिस्ट भी धोखा खा जाते हैं, स्टूडेंट्स भी धोखा खा जाते हैं। क्यों कि बच्चे को लगता है भाई कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। अब क्या प्रॉब्लम यहां पे क्रिएट होती है, कई बार बच्चे डबल सॉल्ट को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ लेते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये डबल सॉल्ट क्या चीज है। नाम ही बताता है 2 से ज्यादा सॉल्ट को कंबाइन कर दो, बस बात खत्म यार। इतना इजी तो कभी दिखा ही नहीं। दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? क्या करना है बच्चों आप लोगों को, डबल सॉल्ट मतलब के 1 से ज्यादा सॉल्ट को कंबाइंड कर दी दो, बात खत्म। ओके, क्या करना है, 1 से ज्यादा सॉल्ट को कंबाइन करना है। जैसे कि मैंने कंबाइन किया बच्चों KCl पोटेशियम क्लोराइड, उसके बाद मैंने कंबाइन किया बच्चों MgCl2 एंड यहां पे मैंने 6H2O दिया। कुछ नहीं है यार, डरने वाली चीज ही नहीं, इसका नाम है कार्नालाइट, कार्किलाइट नहीं, कार्नालाइट का ये फॉर्मूला है KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O। दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है बच्चों, दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, समझना पूरा कंसेप्ट। अब कई बार क्या होता है, इसे देखा आप बोले हाँ इतना बड़ा है ना, हम तो केमिस्ट्री में पढ़े थे जब इतना बड़े बड़े कोई फॉर्मूला है तो वो तो कॉम्प्लेक्स होगा, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब क्यों नहीं है वो भी समझना है, वो आज समझेंगे। ओके, दूसरा एग्जांपल यहां पर हम लेंगे FeSO4 फेरस सल्फेट लिया एंड अमोनियम सल्फेट लिया, NH4 2 टाइम्स इंटू SO4 लिया, 6H2O लिया। इसे बोला जाता है मोहर सॉल्ट। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे बच्चों K2SO4, उसको रिएक्शन करवाएंगे Al2SO4 3 टाइम्स से, ओके 3 2 6 हो गया, इंटू 24 of H2O लिखेंगे। इसे बोला जाता है पोटास अलम। 3 एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दी गए हैं ये है डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल। ये आपको लैब में बनाना पड़ेगा। आप तो बहुत लकी हो, इस साल लैब एग्जाम आपका प्रैक्टिकल एग्जाम तो स्कूल में होने वाला है। चलो ठीक है, ये भी लैब में बनाना पड़ेगा। ये दोनों एक्सपेरिमेंट आते हैं लैब मैनुअल में दिए गए हैं, ये कैसे डबल सॉल्ट बनाना है, कुछ करना नहीं होता। FeSO4 का सॉल्यूशन लिया जाता है एंड अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन लिया जाता है, कुछ स्टोइकियोमेट्री में उसको कंबाइन किया जाता है। देखो प्रोसीजर तो एकदम इजी है यार, कोई भी छोटा बच्चा उठा के कुछ भी बना ले। करना कुछ नहीं, टेस्ट ट्यूब ले लो या फिर कोई भी बीकर ले लो, उसके अंदर क्या डालो, फेरस सल्फेट डालो एक पर्टिकुलर स्टोइकियोमेट्री रेशियो में, उसके अंदर क्या डालो बच्चों, एमोनियम सल्फेट डालो, वो भी कोई पर्टिकुलर स्टोइकियोमेट्री रेशियो में, एंड थोड़ा बहुत पानी डाल के कुछ गरम कर दो, कुछ बनेगा, उसे क्रिस्टलाइज करके निकालो, आपको मोहर सॉल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? मोहर सॉल्ट मिलेगा। दिमाग में गया? फिर से बताओ इसका रेसिपी। बीकर लिया, बीकर में पोटेशियम सल्फेट डाला, उसका सॉल्यूशन डाला, एल्यूमिनियम सल्फेट का सॉल्यूशन डाला, उसके बाद उसके अंदर थोड़ा बहुत पानी डाल के कुछ हीट बीट किया, कुछ काम किया और उसको क्रिस्टलाइज करके निकाला, तो क्या मिलेगा? पोटास एलम का आपको यहाँ पे एक डबल सॉल्ट मिलेगा। समझ में आ रहा है? इसे कई बार गुजराती भाषा में ना बच्चों उसे फटकड़ी भी बोला जाता है। ऑलराइट, सी बहुत बहुत इजी चीज है। अब डबल सॉल्ट तो समझ में आ गया। अब देखो फिर से इसमें से एक चीज क्लियर है, अगर आपने कार्नालाइट को लिया, उसे पानी में डाला, कार्नालाइट का पत्थर लिया, ये कार्नालाइट है मान लीजिए, चौक नहीं है, कार्नालाइट है मान लीजिए, इसे मैंने पानी में डाला ना, तो मुझे क्या मिलेगा? K प्लस Cl माइनस Mg2 प्लस 2Cl माइनस, ऐसे सब आयंस मुझे सेपरेट होते हुए मिलेंगे। पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है डबल सॉल्ट की। मोर सॉल्ट को डाला तो Fe2 प्लस SO4 2 माइनस NH4 प्लस 1 SO4 2 माइनस, ये सारे आयंस मुझे सेपरेट मिलेंगे। मतलब मैं चाहूं तो ये सेपरेट आयन के लिए इसका आयन टेस्ट कर सकता हूं लैब में एंड वो पॉजिटिव मिलेगा। अगर मैंने पोटाशियम लिया तो 2K प्लस SO4 2 माइनस 2Al3 प्लस SO4 2 माइनस H2O तो निकलेगा ना। मतलब कि ये सारे उसके डिफरेंट आयन में डिसोसिएट हो सकते हैं। ये डबल सॉल्ट है।
अगर आपको कुछ ऐसा दिया जाए जो है FeCN ट्वाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बच्चों, FeCN ट्वाइस इंटू 4KCN। अब यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, तो हैशटैग प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ? इसे देखा आपने, टिक लगाया, जेई का एग्जाम था, नीट का एग्जाम था, आपने टिक लगाया डबल शॉट। ये डबल शॉट नहीं है, क्योंकि इसे पानी में डाला, अगर इसे पानी में डाला तो आपको मिलेगा 4K प्लस FeCN6 4-, ये दो आयन मिलेंगे। अब यहां से शुरू होता है हैशटैग प्रॉब्लम। ऐसा क्यों? ऊपर तो क्या आ रहा था, देखो दोनों के फॉर्मूला तो इक्वल ही थे। आपको लगेगा तो आप आइडेंटिफाई फॉर्मूला के बेसिस से नहीं कर पाओगे, एंड ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। अगर आप चाहो बच्चों तो आपका रेगुलर केमिस्ट्री लगा के इससे एक आयन बनाओगे, एक कंपाउंड K4FeCN6 बना सकते हो ना। मतलब कि ये जो मैंने लिखा है ये K4FeCN6 ही है, पर इसे लिखने का तरीका कुछ अलग था, FeCN ट्वाइस इंटू 4KCN। तरीका गलत था मेरा, तरीका गलत नहीं, एकदम बढ़िया तरीका था। अगर ऐसा दिया जाए तो बच्चे क्या करेंगे, CN माइनस K प्लस F, नहीं होता भैया, नहीं होता। यहां पे दो ही आयन मिलेंगे, K प्लस, एंड ये जो आयन मिला बच्चों ये है कॉम्प्लेक्स आयन, एंड ये जो बना ये है हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। समझ में आया? पक्का समझ में आया आप लोगों को? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर मैं चाहूं यहां पे कि मुझे Fe+2 का टेस्ट पॉजिटिव मिले, तो ये Fe2+ का टेस्ट पॉजिटिव नहीं दे पाएगा, क्योंकि यहाँ पे Fe2+ आयन मिल ही नहीं रहा। आयन तो कौन सा मिल रहा है, FeCN6 4- मिल रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना, इसे फोकस करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पर कई बार क्या होता है बच्चों कि कई बार जो कॉम्प्लेक्स, यहां से एक स्टेप एडवांस पढ़ाने जा रहा हूं आपको, तो ध्यान रखना। कई बार क्या होगा, ये तो बहुत इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को पेनिट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है, पेनिट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स, या फिर परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, क्यों परफेक्ट या फिर पेनिट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स बोला गया? क्योंकि ये कोई भी हिसाब में, कोई भी कीमत पे ये आपको क्या नहीं देगा बच्चों, ये आपको आयंस में सेपरेट होके नहीं मिलेगा, CN- नहीं देगा, Fe2+ नहीं देगा। पर कई बार क्या होते, कई सारे कंपाउंड्स वैसे जैसे कि K2CdCN4, ये जो होता है K2CdCN4, अगर इसे थोड़ा सा परेशान किया जाए ना तो आपको Cd2+ भी दे देगा, CN- भी दे देगा। ये ध्यान रखना। इसे फिर से हैशटैग लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, पर यहां से जेईई नीट के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। K2CdCN4 ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है बच्चों, अगर इसको बहुत परेशान किया जाए ना तो आपको Cd2+ भी दे देगा वापस, CN- भी वापस दे देगा। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस भी बोला जाता है, या फिर इनपरफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस भी बोला जाता है। ओके, अगले सेशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये कॉम्प्लेक्स बनते कैसे हैं, प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, एंड अल्फ्रेड वर्नर ने क्या बताया। ओके, आज के सेशन में मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया, ये सारे नाम याद रखना, सारे कंसेप्ट याद रखना, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस लेक्चर, शेयर दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर, यार लाइक तो लगाओ। ओके, एंड थैंक यू डियर स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से, फास्ट।